गुड मॉर्निंग बेटा। उषा, नेहा, साहिल, दीपिका। बेटा मीरा बाई का टॉपिक कल पूरा हुआ है, अब उससे आगे चलते हैं। कल हमारा ये पेज रह गया था सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण का। इस टॉपिक को हमें पढ़ाना है, बाकी और तो सारा कंप्लीट हो गया था कल। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान से देखिएगा 165 पेज पे सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए कौन कौन से वो स्रोत हैं जिनसे हमें पता लगता है कि सूफी संत किस किस तरीके से जीवन जीते थे, कौन कौन से मतलब कैसा उनका आचार व्यवहार था। वो सब हम उस तरह की जो भी हमारे पास रिटर्न मैटर है, इस तरह का जो रिकॉर्ड है, उसको हम जान पाते हैं, उसको पढ़ने के बाद जान पाते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, सूफी खानकाहों के आसपास, खानका एक तरह का आश्रम होता था बेटा इनका, जहाँ पर ये लोग रह करके पूजा करते थे एक तरह से। और खानका के अंदर रहने वाले लोगों को कुछ नियम कानून कायदे मानने पड़ते थे। तो इसके अंदर सूफी खानकाहों के आसपास अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें शामिल हैं इन खानका के अंदर रहते हुए लोग ग्रंथों की रचना करते थे, यानी वहाँ पे लिखना पढ़ना सब होता था। सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध पुस्तिका, यानी सूफी लोगों के विचार कैसे रहेंगे, उनको कौन कौन से आचार व्यवहार अपनाने होंगे, उनको अपने जीवन के अंदर कौन किन किन नियमों का पालन करना होगा। तो इस तरह की एक प्रबंध पुस्तिका उन्होंने लिखी थी, जिसका नाम था कस्ब उल महजूब। क्या नाम था इसका? कस्ब उल महजूब। इस विधा का एक उदाहरण है, यानी एक एग्जाम्पल है इस तरह की। ये कस्ब उल महजूब के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि सूफियों के विचार कैसे थे, उनका आचार व्यवहार कैसा रहा, उन्हें किन किन नियमों का पालन करना पड़ता था। यह पुस्तक अली बिन उस्मान हुजविरी के द्वारा लिखी गई। इसके राइटर कौन है? कस्ब उल महजूब के राइटर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अली बिन उस्मान हुजविरी, जिनकी मृत्यु 1071 में हुई। कब हुई है? 1071 में। तो इस तरह से जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं कि इस पुस्तक के रचयिता कौन थे, या उस्मान हुजविरी ने किस पुस्तक को लिखा है, इनकी मृत्यु कब हुई, इस जानकारी का इसमें उल्लेख किया गया है। साहित्य इतिहासकारों को जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह से प्रभावित किया। यानी इस तरह के लिटरेचर को पढ़ने से हमें पता लग जाता है कि जो उपमहाद्वीप के अंदर जो जो परंपराएं उस समय मौजूद रही, तो उन परंपराओं का वे इस तरह की जो परंपराएं हैं वो बाहर की परंपराओं से कैसे प्रभावित रही, यानी दूसरी कल्चर से कैसे प्रभावित रही, दूसरे क्षेत्रों से कैसे प्रभावित रही। तो सूफी चिंतन स्थानीय परंपरा से कैसे प्रभावित हुआ, उस चीज का भी हम अध्ययन इसके जरिए कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट है मुलफुजात। मुलफुजात क्या है? सूफी संतों की बातचीत। जितने भी सूफी संत होते थे, उनकी आपस में जो बातचीत होती थी उसे मुलफुजात कहा गया है। तो मुलफुजात एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद अल फुआद है, यानी ये इसका जो वास्तविक नाम है उसका ये है फवाइद अल फुआद, और इसे ये मुलफुजात के नाम से भी जानते हैं। यानी इसको मुलफुजात भी कहा जा सकता है, फवाइद अल फुआद भी कहा जा सकता है। और ये है क्या? सूफी संतों की बातचीत का ब्यौरा है, एक रिकॉर्ड है उनकी आपस में बातचीत का। शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है, जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिज्जी दहलवी ने किया। तो इसको लिखने वाला कौन है? मुलफुजात को लिखने वाला कौन है? फवाइद अल फुआद को लिखने वाला कौन है? शेख निजामुद्दीन औलिया के समय पर एक फारसी कवि मौजूद थे उनके दरबार के अंदर, तो उस कवि का नाम था अमीर हसन सिज्जी दहलवी। इन्होंने इसे तैयार किया है, इसे लिखा है। और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर स्थित थी, ये मैं आपको बता चुका हूं, दिल्ली के अंदर स्थित थी। निजामुद्दीन नाम की एक बस्ती है, निजामुद्दीन के अंदर उसकी दरगाह मिलती है, जहां पर वह सभी धर्मों के व्यक्तियों के लोगों को शिक्षा प्रदान करते थे।
किसी तरह का भेदभाव नहीं रखते थे। तो मुल्फुजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ, कि जितने भी सिलसिले हुए हैं, जैसे कि हमने बहुत से सिलसिले पढ़े, कादरी सिलसिले के बारे में हमने पढ़ा, चिश्ती सिलसिले के बारे में पढ़ा, औलिया सिलसिले के बारे में पढ़ा, और इस तरह से और भी, जैसे आपने अभी कल ही शायद उसके विषय में बताया था कि जो 2-3 ऐसे भी सिलसिले रहे जिनकी जानकारी बहुत संक्षिप्त रूप में दी गई है। यहां पेज नंबर 158 पे सूफी और राज्य के बारे में जहां बता रखा है, इसके अंदर सुहरावर्दी और नक्शबंदी ये भी सिलसिले होते थे बेटा। तो इस तरह से बहुत से सूफी सिलसिले थे और उनके सबके अपने अपने शेख थे, यानी उनके अपने अपने गुरु थे। तो उन गुरुओं के बारे में हमें ये जानकारी यहां से मिलती है। हम इसके जरिए ये जानकारी जुटाते हैं कि प्रत्येक गुरु की किस तरीके से उसने परमिशन दी। मुल्फुजात का संकलन, मुल्फुजात अपने आप में शेख जो गुरु लोग हैं या जो भी धार्मिक गुरु हैं, वो हमें किस तरीके से गाइडेंस देना चाहते हैं, तो उनकी कही हुई बातों को, लिखी हुई बातों को जोड़ा जाता है। तो इन सभी सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ है, यानी मुल्फुजात का लिखना जो हुआ या इसे लिखा गया, तो इसकी में परमिशन किसकी चाहिए थी? शेखों की अनुमति से हुआ। शेखों ने खुद परमिशन दी कि आप लिख सकते हैं। इनका उद्देश्य मुख्यतः उपदेशात्मक था, यानी उपदेश देते थे। शेख हमेशा उपदेश देते थे और उन उपदेशों को ही इसके अंदर लिख लिया गया था मुल्फुजात में। उपमहाद्वीप के अनेक भागों में, जिसमें दक्कन शामिल है, अनेक उदाहरण इस तरह के मिलते हैं। कई शताब्दियों तक इनका संकलन होता था। उपमहाद्वीप किसे कहा गया है? भारत को कहा गया है। इसका दक्कन, जो कि एक तरह से कर्नाटका का जो हिस्सा है, महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, दक्कन का पठार जिसे कहते हैं, उस क्षेत्र के लोग जो हैं वो उपमहाद्वीप के इसी के अंदर शामिल माने जाते थे उस समय भी और आज भी। अनेक उदाहरण इस तरह से मिल जाते हैं। कई शताब्दियों तक इनका संकलन होता रहा। किनका संकलन? इस तरह के उपदेशों का, जैसे मुल्फुजात होते हैं, इस तरह के संकलन जो हुए हैं। संकलन का मीनिंग होता है कंपोजिट करना, कंपोजिशन करना, तैयार करना, और वो जोड़ना होता है। जो भी सामग्री हमें मिलती है उसे जोड़ना होता है। तो याद रखिए बेटा, मुल्फुजात क्या है? सूफी संतों की बातचीत का ब्यौरा होता है। इसे लिखा किसने? इसे बेटा फारसी कवि अमीर हसन सिज्जी दहलवी ने इसे तैयार किया है। और बेटा ये सब परमिशन से हुआ है, सभी शेखों की परमिशन से इसे लिखना तैयार किया गया। और ये उपदेशात्मक है, उपदेश देते हुए जो भी उन्होंने उपदेश दिए उन्हीं को लिख दिया गया है। अब आता है मकतूबात। मुल्फुजात पढ़ लिया हमने, अब आता है मकतूबात के विषय में। लिखे हुए पत्रों का संकलन, जो रिटन रिकॉर्ड है, जो रिटन लेटर्स हैं, उनको कंपोजिट करना, उनको एक साथ जोड़ना, एक पुस्तक का रूप दे देना। बहुत से लेटर्स मिल गए, इनको पत्र मिल गए, तो उन इतिहासकारों ने उन्हें जोड़ दिया। ये वे पत्र थे जो सूफी संतों के द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए थे। मान लीजिए सूफी संत आपस में बातचीत करना चाहते हैं, कोई सूफी संत उनके पास मौजूद नहीं है, दूर है, तो वो लिख करके अपनी बात रखेगा, अपना लेटर के जरिए उस तक बात पहुंचाएगा। तो इस तरह से अपने अनुयायियों और सहयोगियों से संपर्क साधने के लिए लेटर लिखते थे। और इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है कि वो धार्मिक सत्य में उनका कितना विश्वास था। शेख के खुद के पर्सनल जो भी एक्सपीरियंसेस होते थे वो लेटर में डालते थे, वो लेटर में लिख देते थे, जिसे वे अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते थे। यानी जो भी बातें धार्मिक सत्य के बारे में, उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो लोगों के साथ वो बांटना चाहते थे, वो लेटर्स में डाल देते थे। वे इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते थे। अब इसमें क्या, इसका में क्या क्या बातें बता रखी हैं। उनके जितने भी अनुयायी थे, जितने भी उनके शिष्य थे, डिसिपल्स थे, वे लोग लौकिक आध्यात्मिक जीवन, लौकिक कैसा जीवन होता है, लौकिक एक्सपीरियंसेस कौन से होते हैं, इस लोक में रहते हुए, यहां जीवन जीते हुए जो भी खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको लिखते थे। आध्यात्मिक जीवन क्या होता है? आत्मा और परमात्मा के बारे में, सत्य के बारे में, ईश्वर के विषय में उन लोगों को गाइडेंस प्रदान करना। आकांक्षाएं क्या होती है? एक अनुयायी है, विभिन्न प्रकार की आकांक्षाएं अपने जीवन में रखता है, मोक्ष की प्राप्ति से संबंधित, दुखों से छुटकारे से संबंधित होता है उसे। उनको कौन कौन सी मुश्किलें उनके सामने आती, उन पे भी वो रेफरेंसेस लिखते थे, टिप्पणियां वगैरह लिखते थे, उनका सॉल्यूशन भी लिखते थे।
विद्वान बहुधा 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी, उनकी मृत्यु 1624 के लिखे मकतूबात इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं। यहां देखिए बेटा क्या बात बता रखी है। विद्वान बहुधा, बहुधा होता है बहुतायत या अधिकतर, ज्यादातर विद्वान अधिकतर किस बात पे बात करते हैं, ज्यादातर किन चीजों पे चर्चा करते हैं। 17वीं शताब्दी में नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित एक सूफी संत थे जिनका नाम था शेख अहमद सरहिंदी। क्या नाम था? शेख अहमद सरहिंदी। इसका संबंध था नक्शबंदी सिलसिले से। इनकी मृत्यु हुई 1624 में के लिखे मकतूबात इमाम रब्बानी, यानी इस व्यक्ति ने लिखा, शेख अहमद सरहिंदी ने मकतूबात इमाम रब्बानी लिखा, यानी एक लेटर था ये, और इसको जोड़ करके इन्होंने इसको इतना ज्यादा महत्व दिया गया। तो मकतूबात लिखे हुए पत्रों का संकलन है, कोई एक लेटर नहीं होगा, इसमें बहुत से लेटर्स होंगे। इस शेख की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर की उदारवादी और असांप्रदायिक विचारधारा से करते हैं। शेख की जैसे जैसे विचार थे उनके, जैसे जैसे उनकी नीतियां थी, जो जो बातें उसके अंदर पता चल रही थी, तो उसमें बादशाह अकबर के साथ में उदारवादी, यानी बादशाह अकबर का उदारवादी रवैया था, सभी धर्मों के सभी जातियों के लोगों को बराबर समझता था। उसने यहां तक कि सभी धर्मों के जितने भी धार्मिक गुरु होते थे या प्रवचन देने वाले लोग होते थे, धार्मिक जो ज्यादा बातें जानते थे, उनको अपने दरबार में बुला लेते थे और उनसे बातचीत करके उनसे उनके धर्म का ज्ञान पूछते थे, और फिर ये पता लगाते थे कि विभिन्न धर्मों में आपस में तुलना करके कि कौन से धर्म के अंदर कौन सी बात अलग है। और समान बातों के लिए उन्होंने ये देखा कि सभी धर्म लगभग समान है, सिर्फ नाम देवताओं के बदले हुए, पूजा पद्धति अलग है, विचारधाराएं थोड़ा बहुत अलग हैं, लेकिन अंतिम सत्य से कोई नहीं नकार सकता, संसार के अंदर सिर्फ एक ही ईश्वर है और सभी धर्म उस तक पहुंचाने का एक मार्ग है। अकबर ने भी इस चीज को पता लगा लिया था। तो इस शेख अहमद सरहिंदी की विचारों का अकबर से तुलना की गई है कि जिस तरह से अकबर उदारवादी थे, असांप्रदायिक वर्ड ऐसा होता है जिसमें बगैर किसी धर्म या जाति के आधार पर किसी से कोई भेदभाव ना किया जाए, उसे असांप्रदायिक कहा जाता है। सांप्रदायिक इसका उल्टा हो जाएगा, कम्युनल उसका उल्टा हो जाएगा। वो कैसे उल्टा? इसलिए क्योंकि जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव जो करता है उसे सांप्रदायिक बोला जाता है। अब हम यहां मकतूबात के विषय में पढ़ चुके हैं। छोटे से स्वरूप में अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर आता है तो मकतूबात के अंदर आपको 1 या 2 लाइनों में जवाब लिखना है। तो लिखिए, पहले मीनिंग बताइए। लिखे हुए पत्रों का संकलन है। किसके लिखे हुए पत्रों का, किसका एग्जाम्पल इसमें ज्यादा मिलता है? तो विद्वान जितने भी हैं, हमारे हिस्ट्री के विद्वान जितने भी इतिहासकार हैं, ज्यादातर चर्चा करते हैं किसकी? नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी की चर्चा करते हैं और उनके लिखे हुए पत्रों को नाम बात है इमाम रब्बानी। और बेटा इसकी तुलना किसके साथ करते हैं? अकबर के साथ तुलना करते हैं, क्योंकि अकबर भी एक बहुत उदारवादी, बहुत अच्छा इंसान था, सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का दर्जा देता था। अब हम आगे चलते हैं। तज़किरा, ये इस तरह के वर्ड हैं जो आपने चैप्टर में नहीं पढ़े। ये इस तरह के शब्द हैं बेटा। अब ये इस तरह के वर्ड्स आपको मान लीजिए किसी गाइड में ना दे रखे हों, और कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि बस लेसन एक बार रीड कर लिया और उसके बाद में उसने अपनी एनसीईआरटी उठाई नहीं, तो उस बच्चे का लॉस हो जाता है। चैप्टर के अंदर से चीज पूछी जा रही है, मकतूबात के बारे में पूछे, मुलफुजात के बारे में पूछे, तज़किरा के बारे में पूछे, तो बेटा ये है तो आपके बुक में से ही। अब बच्चे ध्यान देते नहीं है, वो ये सोचते हैं कि ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण शायद नहीं होगा, लेकिन बेटा इसी में से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और जो बच्चा डीप स्टडी करता है डेफिनेटली उसके मार्क्स कट ही नहीं सकते, उसके मार्क्स नहीं काट सकता है कोई भी। आप इस तरीके से पढ़ाई करना शुरू करें जैसे हम एडवाइस आपको कर रहे हैं। इसको हल्के में ना लें बेटा, ये वर्ड्स ऐसे हैं, इनको आप रिपीटिशन में आप जैसे पढ़ते रहेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से कि ये चीज है क्या। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान दीजिएगा इसका। तज़किरा के बारे में देखिए बेटा, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण, यानी उनकी जो बायोग्राफीज मिलती हैं, सूफी संतों के जो जीवन पे टिप्पणियां लिखी हुई हैं, उनके जीवन के बारे में जो जानकारियां मिलती हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, उनका जीवन कैसा रहा, किन किन दुखों का
दुखों की वजह से वो मतलब ज्यादा परेशान रहे, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या थे, तो ये सब जीवनियों के अंदर होता है। तो सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण, स्मरण होता है याद करना। क्या होता है स्मरण करना? याद करना। भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलैया है। अब बेटा बेटा इसमें राइटर कौन सा है? राइटर है सबसे पहला, एक तो ये जीके का क्वेश्चन भी हो गया कि भारत में सबसे पहला सूफी तज़किरा कब लिखा गया, किसने लिखा? तो बेटा ये है, आप ध्यान रखिए, सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी इसके राइटर हैं, लिखने वाले राइटर हैं। और इस तज़किरा का नाम क्या है? सियार उल औलैया। तो बेटा ये क्या है? सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण होता है, और ये तज़किरा सूफी संतों की जो बायोग्राफीज होती है, उनके जीवन के बारे में जो भी जानकारियां मिलती हैं, उनका कंप्लीट डिटेल इसमें हम पढ़ते हैं, उसका स्मरण होता है। तो सबसे पहला तज़किरा लिखा मीर खुर्द किरमानी ने, नाम दिया उसे सियार उल औलैया। यह तज़किरा मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था, चिश्ती संतों की जीवन के बारे में जानकारी हमें प्रदान करता है। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का अखबार उल अखयार है। अब बेटा एक और तज़किरे का नाम आ गया। सबसे पहला तज़किरा तो ये था मीर खुर्द किरमानी सियार उल औलैया, लेकिन एक और यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा कौन सा है? तो वो सबसे प्रसिद्ध तज़किरे का नाम है अखबार उल अखयार। किसने लिखा? अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। इनकी मृत्यु कब हुई? 1642 में। अब आगे चलते हैं। तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना, साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना। यानी ये तज़किरा क्यों लिखते थे, इनका मकसद भी बता दिया गया है कि अपना जो इनके अलग अलग सिलसिले थे, सूफी संतों के सिलसिले थे, चिश्ती संतों के सिलसिले थे, तो उसमें अपना वर्चस्व स्थापित करना, अपनी मेन जो बात है इंपॉर्टेंस स्थापित करना, प्रधानता स्थापित करना आसपास में, यानी अपनी जो अपना महत्व स्थापित करना। और उसके साथ साथ अपनी जो वंशावली है कि उनके सूफी सिलसिले में कौन कौन गुरु हुए हैं आज तक, उनके पूर्वज कौन कौन थे, तो इस तरह की बातों का महिमा मंडन करना, गौरव गान करना, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के पेश करना, आध्यात्मिक वंशावली के बारे में। तज़किरे के बहुत से वर्णन अद्भुत और अविश्वसनीय हैं। तज़किरे के बारे में जो कुछ हम पढ़ते हैं वो लगता है बहुत स्ट्रेंज है और अविश्वसनीय है, किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है, सूफी परंपरा के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं हम इनको? मुल्फुजात को क्यों पढ़ रहे हैं? मकतूबात को क्यों पढ़ रहे हैं? तज़किरा को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें सूफी संतों के विषय में जानकारी इनके जरिए ही मिलती है। हमने हेडिंग के अंदर यही चीज पढ़ी थी। अब आपको जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना होगा, बिल्कुल इसके आधार पे लिख सकते हो, कुछ भी लैंग्वेज नहीं बदलनी, कुछ भी नहीं करना। सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के विभिन्न स्रोत बताइए। सूफी ट्रेडिशन से संबंधित जो हिस्ट्री है उसका रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो कौन कौन से मेन सोर्सेज हैं, तो उनके बारे में जब बताएंगे तो ये हेडिंग आप डाल करके उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आप बिल्कुल टू द पॉइंट कर रहे हैं, किसी तरह की कोई गलती नहीं है इसमें। अपनी तरफ से कोई एक दो बिंदु और जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा, लास्ट में जोड़ देना। तज़किरा के बारे में देखिए बेटा, सूफी संतों की जीवनियों के बारे में हमने यहां तक बता दिया था, अखबार उल अखयार तक, और इसके उद्देश्य के बारे में बता दिया था। अब सूफी संतों की परंपरा को समझने के लिए, उनके महत्व को समझने के लिए हमें तज़किरा का अध्ययन करना पड़ता है। आगे चलिए। यह याद रखने योग्य है कि प्रत्येक परिपाटी जिसका जिक्र इस अध्याय में हुआ है उससे अनेक साहित्यिक और मौखिक संदेश जुड़े हुए हैं। यानी जिस भी परिपाटी के बारे में हमने इसमें पढ़ा, उससे संबंधित उनके चैप्टर्स को पढ़ा, उनसे संबंधित डिटेल को पढ़ा, तो बेटा उससे साहित्यिक और मौखिक संदेश, उन्होंने क्या मौखिक रूप से संदेश हमें दिया है, क्या हमें लिटरली क्या नॉलेज हमें वहां से मिली है, इनमें से कुछ को सुरक्षित किया गया। बहुत सी सूचनाएं ऐसी थी जिनमें संप्रेषण के दौरान संशोधन हो गया, यानी जो बातें उस समय जोड़ी गई, कुछ ऐसी सूचनाएं थी जिनको इकट्ठा किया गया, कुछ लगा कि इसमें कोई गलती है तो उसका संशोधन भी कर दिया गया।
पर कुछ संदेश ऐसे भी थे जो हमेशा के लिए विस्मृत हो गए, कुछ संदेश ऐसे हैं जो समाप्त हो गए, उनको हम आज प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिखने वाले थे, जो कंपोजिशन करने वाले थे, उन्होंने उन्हें जरूरी नहीं समझा और उन्हें हटा दिया। और हो सकता है कि वो महत्वपूर्ण हो, लेकिन आज हम उन्हें नहीं ढूंढ सकते, नहीं पता लग सकता है उस चीज का। तो बेटा यहाँ इस टॉपिक का सिर्फ यही मकसद था कि सूफी परंपरा के इतिहास को अगर हमें जानना है, उसका पुनर्निर्माण हम करना चाहते हैं, तो कौन कौन से वो स्रोत हैं जो हमें मदद करते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट आप हेडिंग बना सकते हैं, सूफी विचारों आचारों पर जो प्रबंध पुस्तिकाएं, ये हेडिंग डाल सकते हैं। दूसरा डालिए मुल्फुजात के विषय में, जिसका मीनिंग भी साथ साथ बताते चले, सूफी संतों की बातचीत। तीसरा मकतूबात, लिखे हुए पत्रों का संकलन। चौथी पॉइंट हो जाएगा तज़किरा, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। और इनसे हम इस पूरे टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क नाउ। और इसके बारे में बेटा मैंने कल भी आपको एडवाइस किया था, आज भी कर रहा हूं, इस काल रेखा को आप बेटा जरूर जरूर पढ़ें, क्योंकि ये टॉपिक जो है, ये जितने भी विद्वानों के नाम लिखे हुए हैं, स्पेशली उनके क्षेत्र से संबंधित भी, क्षेत्र का नाम भी बाकायदा डिटेल किया गया है, टाइम भी आपको बता रखा है, और किस क्षेत्र में वो ज्यादा महत्वपूर्ण थे, कहाँ से वो फेमस हुए हैं, किस किस मतलब धार्मिक गुरु का संबंध किस क्षेत्र से बिलोंग करता है। तो ये चीज आपको टू द पॉइंट पता चल रही है, इसके जरिए आप बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए बेटा, एक आपके क्वेश्चन आंसर में भी एक यहाँ पर दरगाह दिखाई गई है, ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद दरगाह है। इस तरह की बिल्डिंग का चित्र देकर करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है। बेटा आपको लेसन पढ़ते हुए बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, इन चित्रों को बहुत ध्यान से देखिए। कई बार इनका एक्सप्लेनेशन भी पूछ लेते हैं कि ये क्या है, ये दरगाह क्या काम आती है। तो देख, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि दरगाह होती क्या है। कोई भी सूफी संत जब गुजर जाता है तो उसके मरने के बाद उसकी कब्र पर दरगाह बनाई जाती है। दरगाह बनने के बाद आने वाले समय के दौरान जितने भी अनुयायी लोग हैं, वो समय समय पर, खास तौर पर बरसी पर, उनकी बरसी पर वहां पर बार बार आते रहते हैं जियारत करने के लिए। और जियारत करने के दौरान उसकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती चली जाती है। जिस तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हैं, अजमेर की दरगाह बहुत ज्यादा फेमस है। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया की दरगाह है। ये शेख कौन है? ये सूफी संत हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया, जिनकी दरगाह मुल्तान के अंदर है। और मुल्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान, पेशावर के पास में पड़ता है बेटा। जैसे हम पंजाब को पढ़ते हैं, पंजाब जम्मू और कश्मीर के अंदर श्रीनगर, तो बिल्कुल अपोजिट में पीओके को क्रॉस करने के बाद पेशावर, मुल्तान जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ये टॉपिक देखिए बेटा, ये साउथ इंडिया से संबंधित है। अब तक हम ज्यादातर देखो, जितना भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, उत्तरी भारत का विवरण ज्यादा पढ़ते आए हैं, लेकिन दक्षिण भारत का इतना विवरण नहीं पढ़ पाए हैं। तो ये आपकी दक्षिण भारत की उस कमी को पूरा करता है ये चैप्टर। विजयनगर साम्राज्य, इसके अंदर कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया, इनके कौन कौन दुश्मन थे, विजयनगर साम्राज्य कैसे इतना शक्तिशाली हो गया, तो इनके पड़ोसी कैसे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इस विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को ढूंढने के लिए इतना रुचि क्यों लेते थे। विजयनगर साम्राज्य को विजय का शहर कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा जीत हासिल करी थी। इसको आज वहां के स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? हम्पी के नाम से जानते हैं बेटा। विजयनगर साम्राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ही फेमस टेम्पल्स मिले हैं। वो विजयनगर साम्राज्य में विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर, इस तरह के बहुत ही बड़े बड़े मंदिर मिले हैं। यहाँ हम इसके विषय में जानेंगे, विजयनगर साम्राज्य में सिंचाई व्यवस्था के लिए किस तरह से नहरों का निर्माण किया गया था,
विजयनगर साम्राज्य में किलेबंदी के विषय में भी हम पढ़ेंगे कि इन्होंने खेतों की भी किलेबंदी कर रखी थी। यहां तक कि बस्तियों की तो सब राज्य करते हैं, ये इन्होंने बस्तियों की भी कर रखी थी और उसके साथ साथ इन्होंने खेतों की भी किलेबंदी कर रखी थी, ताकि बाहर से होने वाला जो भी आक्रमण रहे तो बाहर की सेना बाहर ही रुकी रहेगी, इन पर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि खेती का जो एरिया है वो भी इनकी किलेबंदी के अधीन आ रहा है। इन्होंने ये दीवार का एक घेरा इन्होंने खेतों के बाहर की तरफ किया हुआ था। यहाँ के प्रसिद्ध शासक, विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय को माना जाता है। तो वो बेटा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे और विजयनगर साम्राज्य की जो नींव रखी थी, इसकी स्थापना करने वाले दो भाई थे। उनका एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। ये दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। इन्होंने 1336 ईस्वी में इस विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। एक अंग्रेज इंजीनियर थे, सर्वेयर थे और कार्टोग्राफर थे, कॉलिन मैकेंजी। उन कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें प्रदान की है। ये वो कॉलिन मैकेंजी का चित्र है जो अंग्रेज थे। वो बहुत ही अच्छे सर्वेक्षक थे, जहां भी जाते थे उस क्षेत्र के अंदर ये भी पता लगा लेते थे कि वहां किस तरह की खेती अच्छी हो सकती है, कौन कौन से पेड़ पौधे वहां होने चाहिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो क्षेत्र कैसे लाभदायक हो सकता है। यहाँ तक कि मिट्टी की गुणवत्ता को देखकर भी, चट्टानों को देख करके समझ लेते थे कि यहाँ किस किस तरह के खनिज मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे व्यक्ति बहुत काम के होते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में इस तरह का ये अधिकारी था और इसने भी इस क्षेत्र का दौरा किया है और विभिन्न प्रकार की जानकारी जुटाई है। इसके अंदर हम कमल महल के बारे में पढ़ेंगे, हाथियों के अस्तबल के बारे में पढ़ेंगे और इनके अंदर विभिन्न प्रकार के जैसे इमारतों के विषय में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम दिखाई पड़ रहा है। और गोपुरम क्या होता है आप इसके अंदर से देखिए, मेन गेट के अंदर से सामने एक मंदिर दिखाई पड़ रहा है। मेन गेट के अंदर से, आप गेट के अंदर से देखिएगा, आप वहां पे एक मंदिर आपको शो हो रहा है और ये सिर्फ एक गेट है, ओनली गेट, प्रवेश द्वार है ये। और यही देखने में ऐसा लगता है जैसे तो कोई मंदिर हो। तो इस तरह के तोरण द्वार होते थे, ऐसे प्रवेश द्वार होते थे, उन्हें गोपुरम कहा जाता था। और सभी मंदिरों के इसी तरह के गोपुरम थे। तो विरूपाक्ष मंदिर का गोपुरम बहुत ही ज्यादा ऊंचा था। वो उस तरह के गोपुरम के विषय में हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 174 पर ये एरिया दिखा रखा है। इस एरिया के अंदर कौन कौन से इलाके विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा उस समय रहे, इनके आसपास के कौन कौन से शहर थे, जैसे गोलकुंडा है, बीदर है, गुलबर्गा है, बीजापुर है। ये सब इनके पड़ोसी सम्राट होते थे, पड़ोसी साम्राज्य, ये शासक इनके दुश्मन थे। इधर हम देख सकते हैं साउथ इंडिया में सुल्तानों का शासन था, ये कंप्लीट मोहम्मडन्स का शासन था। और ये एरिया है जहां पर विजयनगर साम्राज्य का इलाका था। ये गोलकुंडा के नीचे की तरफ, यानी कृष्णा नदी से कावेरी नदी के बीच का इलाका, ये इलाका जो है, ये इलाका, ये विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा रहा। तो इनके अंदर मैसूर है, चित्रदुर्ग है, कैरी है, विजयनगर है, कोलार है, मैसूर है, चंद्रगिरी है, ये स्थान आते हैं। ठीक है बेटा, अब हम और आगे चलते हैं। इसके अंदर हम और क्या पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य में नालियों की व्यवस्था मिली है, ये अवशेष मिले हैं कि कैसे खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था। देखिए कितना मॉडर्न सिस्टम देखने को मिल रहा है। राजकीय केंद्र की ओर जाती कृत्रिम जल प्रणाली, यानी पानी को राजधानी तक कैसे पहुंचाया गया, यहां पर जलाशयों का निर्माण किया गया था। गोपुरम देखना चाहते हैं तो देखिए कितना भव्य, बहुत ही शानदार प्रवेश गोपुरम आपके सामने है। ये भी एंट्री गेट है, ओनली एंट्री गेट। ये किलेबंद, जो किले की किलेबंदी की जाती थी, बाहर बाहर खेतों के बाहर कंप्लीट दीवार पर दीवार लगाई जाती थी, तो कहीं कहीं एंट्री गेट होते थे, तो वो प्रवेश द्वार आपके सामने है। किलेबंद दीवार में ये एक प्रवेश द्वार है। यहां देखिए बेटा, ये इस तरीके से यहां पर भवन बने होते थे। कमल महल का एक डायग्राम आपके सामने है, ओनली डायग्राम।
दिस इज डायग्राम। और ये है महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा नामक एक मंच है। इस मंच का इस्तेमाल शायद यहां पर अनुष्ठान वगैरह करने के लिए, सभा वगैरह करने के लिए किया जाता था। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये मैं आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। यहां आप देख सकते हैं कमल महल की जो ओरिजिनल दिखने में कैसा दिखता था वो ऐसा दिखता था, कमल महल। ठीक है भाई, लोटस टेम्पल जिसे कहते हैं। नीचे देखिएगा बेटा, हाथियों के अस्तबल का, बोलो। लोटस टेम्पल ये बेटा विजयनगर साम्राज्य में था, हम्पी नामक जगह पर। टेम्पल ही क्यों रखा? लोटस टेम्पल ही क्यों रखा बेटा? ये दिखने में ऐसा लगता है, अब मान लीजिए जितने भी रिकॉर्ड हमें इससे संबंधित मिल रहे हैं, रिटर्न रिकॉर्ड मिल रहे हैं, पांडुलिपियां मिल रही हैं, तो उनमें उनमें कमल महल का ही नाम लिखा हुआ है। लोटस लोटस यानी लोटस पैलेस कहते हैं बेटा इसको, टेम्पल ना कह करके लोटस पैलेस कहूँ आप इसे। कमल महल है ना ये, तो पैलेस है ये, टेम्पल नहीं है, याद रखिए। अब नीचे देखिए बेटा, डायग्राम दे रखा है हाथियों का अस्तबल, यानी आपने घोड़ों के अस्तबल देखे होंगे, घोड़ों को रखने के लिए। यहां पर हाथियों को रखा जाता था इसके अंदर। ये ऊपर दिखने में बिल्डिंग का सिर्फ डायग्राम बना हुआ है। यहां बीच में देखिए क्या है, हाथियों के अस्तबल का नक्शा बता रखा है कि ये जब बनाया गया तो इस तरह के नक्शे पर बनाया गया था। बीच में जो नजर आ रहा है इस तरह का भवन बनाया गया है ऊपर से देखने पर, और ये ओरिजिनल है नीचे जहां हाथियों को रखा जाता था, कमल महल के समीप हाथियों का अस्तबल। ये कमल महल के पास में मौजूद है ये बिल्डिंग, और यहां हाथी रखे जाते थे। ये ओरिजिनल है। ये ऊपर डायग्राम है, ये क्या है बेटा, नक्शा है, और ये ओरिजिनल बिल्डिंग है, इसका चित्र है। अब आते हैं हजार राम मंदिर। हजार राम मंदिर की दीवारों पर इस तरह के चित्र मिले हैं, जैसा कि चित्र आपको दिख रहा है, जैसे कि घोड़े के चित्र बने हुए हैं, सैनिकों के चित्र बने हुए हैं, महिलाओं को नृत्य करते हुए दिखा रखा है, नीचे हाथियों के चित्र बने हुए हैं। आप देखिएगा सभी तरह के चित्रों से सुसज्जित इस तरह की दीवार है। ये हजार राम मंदिर की दीवार है। अंदर देखिए, मदुरई के अंदर सभा मंडप अंदर से देखने में ऐसे लगते थे जैसा कि यहां देखने में आ रहा है। आपने +1 की बुक के अंदर ऐसे ही सेम भवन इटली में बने हुए होते थे आंतरिक रूप से। तो कहीं ना कहीं इनका संबंध भी, इस तरह की शैली का संबंध जो कि विदेशों से भी प्रभावित हो सकता है। देखिए कितना सुंदर भवन अंदर से बनाया गया है। तो ये मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग, मेहराबों को ध्यान से देखिएगा, कितना सुंदर तरीके से मेहराब यहां बने हुए हैं। और आगे देखिए बेटा, गोपुरम, यहां पर विरूपाक्ष मंदिर को आकाश से देखने पर ऐसा दिखता है। विरूपाक्ष मंदिर का ओरिजिनल स्वरूप आप देखिए, ये है विरूपाक्ष मंदिर। देखिए कितना हाइट लिए हुए है, ऊपर से देखने पर ऐसा दिखता है। यहां विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा दे रखा है कि ये कंप्लीट जो मंदिर है वो उस तरीके से इसको देखा जाए तो ये मंदिर, पास में जलाशय है, कि इसकी कंप्लीट बिल्डिंग का ये डिजाइन बनाया गया है। इस तरह का डिजाइन है नीचे। और आगे देखिए बेटा, ये मंडप है देवीय विवाह कराने के लिए। यहां पे एक परंपरा थी कि देवताओं की भी शादी कराई जाती थी, मूर्तियों की शादी कराते थे। तो ये मंडप बना हुआ है, परमानेंट बना हुआ है। जैसे शादियों में मंडप बनाया जाता है तो वो अपने यहाँ तो आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम होता है, अलग तरह का होता है। और यहां तो बेटा बिल्कुल परमानेंट बिल्डिंग के रूप में बना दिया गया है। यहां पर इसके आप ये पिलर्स देखिए कितने सजावटी हैं, कितना सुंदर तरीके से बना रखे हैं। और इसका नजदीक से देखने पर ऐसी दिखती है इनकी, ये जो पिलर होते हैं वो पिलर ऐसे दिखते हैं। यहां पिलर इस तरह के दिखते हैं, उसमें इस तरह की कलाकृति बनी हुई है। अब आगे चलते हैं बेटा, विट्ठल मंदिर का रथ, जो विट्ठल मंदिर है उसके अंदर इस तरह का रथ बना हुआ है, चट्टानों को काट के बनाया गया है ये रथ। महाबलीपुरम में इसी तरह के रथ मंदिर देखने को मिलते हैं, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में। अब ये है झिंझी का झूलता हुआ मंडप, जहां पर माना जाता है कि देवताओं को झूला झुलाया जाता था शादी होने के बाद। इस तरह का झिंझी का झूलता हुआ मंडप इसे कहा जाता है।
और आगे चलिएगा, मदुरई का नायकों के द्वारा बनाया गया गोपुरम। नायक कौन थे? यहाँ के शासक थे बेटा, जैसे जमींदार होते हैं, शासक थे ये। इनके हाथ में राजनीतिक शक्तियां भी थी, पॉलिटिकल पावर्स भी थी इनके पास, और ये दिखने में ऐसा दिखता है। इसके अंदर यहां पर एक चित्र दिया गया है, देखिए। ये किसकी मूर्ति है आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है कृष्णदेवराय की सुंदर प्रतिमा। कृष्णदेवराय नाम का जो शासक था उसकी प्रतिमा है ये, उसकी मूर्ति है बेटा। ये रानी का स्नान घर है, आप देखिएगा रानी यहां पे स्नान करती थी। ये अंदर आने का रास्ता है, सीढ़ियां हैं उतरने के लिए। ये जो वाटर पॉन्ड होता था, नीचे पानी भरा रहता था इसके अंदर, ये रानी का स्नान घर है। इस तरह के भवन आज भी आपको बहुत से महलों में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर के बारे में आपको मोटी मोटी बातें मैंने सभी बताई हैं। आप इसको पिछले वाले लेसन को अपना कंप्लीट पढ़ लें, उनके इन बिटवीन क्वेश्चंस आप रेडी कर लें बेटा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। अब आपका टाइम हो चुका है, आप लीव करना चाहें कर सकते हैं। लीव कीजिए बेटा। दीपिका, अंकिता, लीव कीजिए बेटा। निखिल, लीव करो बेटा। अंकिता, लीव कीजिए बेटा। निखिल, लीव कीजिए।